वन नेशन, वन इंडिया, वन एग्जाम, वन इलेक्शन जैसी तमाम बातें हम करते हैं। लेकिन आप ये जान के रोमांचित हो जाएंगे कि आजाद भारत के सामने खड़ी सबसे पहली चुनौतियों में से एक वन नेशन यानी वन इंडिया ही था। आजादी से पहले भारत में करीब 565 देशी रियासतें थी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया था। और जब 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रवादी आंदोलन अपने चरम पे था, तब अंग्रेजों की नजर में इन देसी राज्यों की स्थिति और भी मजबूत हुई। इन राज्यों में कुछ राज्य तो कश्मीर और हैदराबाद जैसे विशाल राज्य थे, वहीं कुछ बिलवारी जैसे बहुत छोटी रियासतें भी थी। आमतौर पर ये राजे महाराजे गैर जिम्मेदार, आराम तलब और शौकीन होते थे। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी थे। जैसे मैसूर और बड़ोदरा के महाराजाओं ने शिक्षा और आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा दिया और जातिवाद के खिलाफ खड़े होकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पूरी की। जैसे जैसे देश आजादी की तरफ बढ़ता गया, वैसे वैसे इन रियासतों के शासकों को ये डर सताने लगा कि आजादी के बाद इनकी रियासत का क्या होगा। ये राज्य अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखना चाहते थे। वहीं अंग्रेजों ने भारत छोड़ने से पहले माउंटबेटन प्लान के तहत इन देसी राज्यों के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार सुनिश्चित किया, जिसके तहत ये देसी राज्य भारत या पाकिस्तान में से किसी के साथ विलय को चुन सकते थे या स्वतंत्र रहने का निर्णय ले सकते थे। यदि ऐसा होता तो वन नेशन स्थापित नहीं हो पाता और ना ही वन इलेक्शन और वन एग्जाम इत्यादि का विचार पनपता। इस वन नेशन के लक्ष्य की जिम्मेदारी मिली वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल ने इस कार्य के लिए बीपी मेनन को अपना सचिव चुना, जो एक क्लर्क के पद से प्रमोशन पाकर सचिव के पद तक पहुंचे थे। फिर क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वन इंडिया के लिए अभियान शुरू किया गया। पटेल ने सबसे पहले यह सुनिश्चित किया कि अंग्रेज इन देसी राजा महाराजाओं के स्वतंत्र रहने की आकांक्षा को बढ़ावा न दे और यह स्पष्ट कर दे कि अंग्रेज अब इन देसी राज्यों को भविष्य में किसी प्रकार का सुरक्षा नहीं देंगे। इन देसी राज्यों से निपटने के लिए एक नीति तैयार की गई, जिसमें अनुनय और दबाव के तत्वों का मिश्रण था। अनुनय की रणनीति का उपयोग करके देसी शासकों की राष्ट्रवादी भावना को जागृत किया गया। अतीत में भारत के लिए किए गए उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया और नए उभरते भारतीय राष्ट्र के लिए उनका नेतृत्व मांगा गया। देसी शासकों को उच्च दर्जा और विशेषाधिकार जारी रखने का वादा किया गया। यह गारंटी दी गई कि उनकी संपत्ति उनके पास रहेगी और राजस्व में जो हानि हुई है उसकी भरपाई के लिए प्रीवी पर्स का प्रावधान किया जाएगा। जिन देसी शासकों ने अनुनय के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उन पर जन आंदोलन और पुलिस कार्रवाई की धमकी दी गई। उन्हें यह संदेश दिया गया कि वो न केवल अपनी उच्च प्रतिष्ठा खो देंगे, बल्कि वे जेल भी जाएंगे। अनुनय और दबाव की यह रणनीति अत्यधिक प्रभावी रही। 15 अगस्त 1947 तक तकरीबन सभी देसी राज्यों का विलय भारत में करा लिया गया। लेकिन इस वक्त तक विलय का मतलब था ये देशी राज्य अपने रियासत की प्रतिरक्षा का अधिकार भारत संघ को सौंप देंगे। अपना विदेश संबंध और संचार व्यवस्था भी संघ के अधीन इन्हें करना होगा। ये संघ में पूर्ण विलय नहीं होकर संघ के अधीन होना था। इस दरमियान अंग्रेज सदा के लिए हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। दूसरी तरफ इन देसी राज्यों की जनता ने रियासतों में पूर्ण लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए आंदोलन कर दिया। जनता के इन विरोध प्रदर्शन का फायदा कांग्रेस को हुआ और अब वल्लभ भाई पटेल उन राज्यों को जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी, उन्हें विलय के लिए कह रहे थे, जिसके बदले उन्हें पदवियां और उपाधियां रखने की इजाजत थी। साथ ही उन्हें महल और उनकी दूसरी संपत्ति रखने की भी इजाजत थी। राजाओं को जमीन के बदले एक प्रीवी पर्स की पेशकश भी की गई, जिसका निर्धारण उस राज्य के द्वारा अर्जित किए जा रहे राजस्व से होना था। राजाओं को विलय के लिए राजी करने के लिए उन्हें कई तरह के प्रलोभन दिए गए।
कई महाराजाओं को राज्यों का राज्यपाल बना दिया गया। और फिर क्या था, महज 2 सालों में 500 से ज्यादा स्वायत्त और कई प्राचीन रियासतें इतिहास के पन्नों में समा गई और आजाद हिंदुस्तान की 14 नई प्रशासनिक इकाइयों का हिस्सा बन गई। किसी भी मापदंड पर देखा जाए तो यह एक आश्चर्यजनक उपलब्धि थी। यह उपलब्धि किसी लड़ाई से हासिल नहीं हुई थी, बल्कि बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत का नतीजा थी। 1947 से पहले भारत में विलय को लेकर 3 राज्यों ने समस्या पैदा की, त्रावणकोर, भोपाल और जोधपुर। लेकिन 15 अगस्त 1947 तक पटेल ने दबाव की नीति का प्रयोग कर इन तीनों राज्यों को विलय के लिए मना लिया। लेकिन 3 राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने 15 अगस्त 1947 तक विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए: जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। इन्हें अगले वीडियो में देखेंगे।